So first question was कि coulomb law is applicable to, so coulomb law is applicable to all distances. So इसका आंसर जो है आपका C होगा. एटॉमिक न्यूक्लियर हर लेवल पे coulomb law अप्लाई होता है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है. Next, F is the electrostatic force between two electrons and Fg is a gravitational force between two electrons. Then find the ratio. या ऑर्डर x जो है यहाँ पे मल्टीपल ऐसे आप रेशियो की शक्ल में भी देख सकते हैं. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है चार्ज क्या होता है. तो अगर आप कूलम लॉ लगाएं फॉर द फोर्स which is F is equal to K Q1 Q2 सेम हो जाएंगे क्योंकि आपके पास सेम चार्ज है ओवर d स्क्वायर. तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है. इसी तरह हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें सो दैट्स F इज इक्वल टू G अगेन m स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम है. तो m स्क्वायर ओवर डिस्टेंस को d कह दें तो दैट विल बी d स्क्वायर. सो इन दोनों को अगर आप अगर आप इसकी रेशियो लें, इफ यू डिटरमाइन द रेशियो फॉर दोस, सो F ई या जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि F इज इलेक्ट्रोसिटी फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन बी x टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट्स इक्वल टू x इनटू Fg, जिसको हम आसानी के लिए लिख लेते हैं F ई ओवर Fg इज इक्वल टू x. तो ये आपने रेशियो लेनी है. अब रेशियो में क्या होगा, d स्क्वायर से कट जाएगा. सो यू विल हैव k q स्क्वायर ओवर g m स्क्वायर. अब कैलकुलेटर आपके पास नहीं होगा, सो यू नीड टू राउंड इट अप इन अ वे के इसकी पावर होती है 10 टू पावर ऑफ 9. q क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19, तो दैट विल बी -38. अब इसको भी मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ. g होता है -11 ऊपर जाके +11 और 31 है तो 62 ऊपर जाके +62, तो ये 73. इसको अगर आप सोल्व करेंगे सो इट विल बी 73 + 9 82 में से आप 38 माइनस करते हैं तो दैट विल बी 42. सो द पावर हियर वी विल बी 10 द पावर ऑफ 42. तो बिना विदाउट कैलकुलेटर इसलिए इसमें वैल्यू नहीं पूछी गई क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर आप निकाल नहीं सकते. सो जस्ट बाय डूइंग दिस होल सिंपल मैथमेटिक्स यू कैन डू इट. इसमें कोई कमी बेशी भी हो सकती है लेकिन वो उसमें आपको फिर वो नियरेस्ट जो पावर आप ले लेंगे. बाकी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आप याद रख सकते हैं कि इनकी रेशियो है जो 10 की पावर 42 होती है. ओके करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर्सेस इज कि इसमें से फोर्सेस का करेक्ट ऑर्डर क्या है आपके पास. तो जो सबसे यानी शॉर्टेस्ट और वीकेस्ट और हाईएस्ट आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि वो किस ऑर्डर में पूछ रहा है क्योंकि ऊपर मेंशन नहीं है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूजुअली इधर है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होती है. उसके बाद वीक फोर्स आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स. सो इसका आंसर है बी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बेसिक फोर्सेस को कवर कर रहा है. तो अगर लेट्स सो पार्टिकल फिजिक्स या यहाँ से कोई एमसीक्यूज बनता है तो इस जैसा ही एमसीक्यू सिंपल बनेगा. If the distance between 2 point charges become half, the force between them becomes 4 times. आपको पता है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप assume भी कर सकते हैं कि अगर दो चार्जेस करीब आ रहे हैं तो ज्यादा फोर्स से करेंगे और जो फोर्स ज्यादा होगी वो स्क्वायर के साथ होगी. So 4 times. A child inside a large charged metal sphere will her hair stand on the end just like Einstein. तो उसके लिए जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक मेटल स्फीयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकती उस तरह. So लिहाजा it will not. A ring of radius r is carrying uniform charge distribution which is plus q. A net charge minus q is placed on its axis at a distance 2r. यानी कुछ इस तरह का कि ये एक आपके पास प्लस q है, उसी एक्सिस पे 2r डिस्टेंस पे एक माइनस q है.
और इनके दरमियान क्या है कि आप कोई मोशन पार्टिकल रख लेते हैं, तो वो क्या करेगा, वो कोई पीरियोडिक मोशन करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, यानी अगर कोई मजीद कंडीशन नहीं दी गई तो इट्स विल बी पीरियोडिक क्लोजेस्ट। In comparison with the electric force between the two electrons, the electrostatic force between two protons will be तो same होगी, यानी k q1 q2 over r square है, तो it just depend upon the magnitude, so it will be same. Mark the correct option. Gauss's law is valid only for symmetric charge distribution, not it can be for any shape as far as कि वो close होनी चाहिए, तो क्लोज के लिए वर्ड होता तो दैट माइट बी एन आंसर, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल का वर्ड है, क्लोज का नहीं है। Gauss's law is valid only for charge placed inside vacuum, not कहीं भी के लिए भी हो सकता है। Electric field calculated by Gauss's law is field due to the charge inside the Gauss surface. So ये बिल्कुल ठीक है कि जो आप Gauss's law से फील्ड निकालते हैं वो बेसिकली Gaussian surface के अंदर के लिए होता है। Gaussian surface से बाहर आप उसको वैल्यू को यूज कर सकते हैं, लेकिन फील्ड उसके अंदर के लिए। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स आर जॉइंड बाय कंडक्टिंग वायर, देन तो जब आप दो चार्जेस को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर रहे हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ चार्ज q1 एंड देन वी हैव अ चार्ज q2 एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, तो आपको पता है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बेस पे यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा और चार्ज कंजर्व रहेगा, तो चार्ज ने तो कंजर्व रहना है। अब वो इधर से इधर आते हुए कुछ वर्क डन हो रहा है, कुछ हीट की शक्ल में एनर्जी भी ज़ाया हो रही है, सो लिहाजा आपके पास एनर्जी कंजर्व यानी लोकल फ्रेम में नहीं होगी। ग्लोबली सारी बात वो रहेगी हमेशा, लेकिन लोकल फ्रेम में आपके पास सिर्फ चार्ज कंजर्व होगा। 64 वाटर ड्रॉप्स, एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। Having equal charges combined to form a one bigger drop, the capacitance of a bigger drop as compared to the smaller drop will be. तो आप कैपेसिटेंस का आपके पास फॉर्मूला है C is equal to Q over V, या C is equal to Q over V ही कर लें। अब ये स्मॉल के लिए और बिग के लिए फॉर्मूला बनेगा, इसे आप बिग और स्मॉल का कह सकते हैं या लार्ज और स्मॉल का कह सकते हैं। अब हमारे पास जो रूल है वो क्या है कि हमें पता है कि आपके पास फॉर्मूला होता है V का के क्यू ओवर आर, और एरिया और रेडियस रिलेट करते हैं, और आपके पास जो दूसरी चीज है वो क्या है कि क्यू बिग जो है उसमें उसी के मुकाबले में क्यू स्मॉल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। सो यानी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें फुली तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, लेकिन मैं इसको जस्ट ट्रिक की बेस पे करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इधर रिलेशन कंपेयर करें कि अगर आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब है एक रेडियस फॉर स्मॉल कह लें, और लार्ज के लिए वो n इंटू हो जाएगा, यानी उसमें अगर आप वही ऊपर वाला फॉर्मूला कैरी करते हैं एरिया के लिहाज से पाई आर क्यूब। इसमें अब r दो डिफरेंट है, एक को आप कैपिटल R कह लें, एक को स्मॉल r, तो इसको जब 4/3 से कट गया, पाई से कट गया, so what you are left with is r is equal to n into r, और n जो है वो उधर पावर 1/3 हो जाएगी। so जो भी रिलेशन बनेगा वो आपका n 1/3 के साथ रिलेट करेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे 64 है, तो 64 के लिहाज से अगर आप देखें 64 किसकी 3 टाइम्स होता है, तो 64 4 का 3 टाइम्स होता है, सो लिहाजा 4 आंसर हो जाएगा। 4 4 16, 16 4 64। तो ये है यानी जस्ट कंपैरेटिवली आपने किया है। अगर आप उसे फुल करना चाहें सोल्व, तो जाहिर बात है इसको आप यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल लें, कैपेसिटेंस वो दोनों को कंपेयर करें और वहां से भी फिर सेम आपके पास यही आंसर आएगा। So we have A and B are the 2 points in an electric field. If work done carrying 4 coulomb of electric charge from A to B 16 joule, then the potential difference will be. तो आपके पास फॉर्मूला है V is equal to W बटा Q,
तो W आपके पास है 16, Q है 4, 16 divided by 4 will be 4, so you have 4 volt. Two charge sphere of radius R1 and R2 having equal surface charge density, the ratio of their potentials is. Potentials की रेशियो अगर आपने निकालनी है और अगर आपको ये दिया गया है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने लिखा V is equal to Q over R, यानी V1 is equal to Q over R1 and V2 is equal to Q over R2. So ये आपके पास आ गया वो पोटेंशियल का, यहाँ पे K भी है, जरी बात है K Q over R1. जब आप रेशियो लेंगे रेडिया हैविंग इक्वल सरफेस द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल्स इज, तो अब आप Q का और सरफेस, यहाँ पे चार्ज का नहीं बताया गया, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का बताया गया. तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपके पास चार्ज के लिहाज से, चार्ज इनटू एरिया, इसे हम रो लिख लेते हैं, रो ए, और इसे भी हम लिख लेते हैं रो ए. अब रो को मैं सेम लिख रहा हूँ क्योंकि रो आपके पास सेम है, इक्वल चार्ज डेंसिटी है. और ए क्या होता है, ए सारी बात क्या होगा R1 स्क्वायर, पाई को आ जाएगा जाएगा वो उससे कट जाएगा, इधर एरिया क्या होगा R2 स्क्वायर. सो बताने का मकसद है कि ये R1 स्क्वायर इस R1 से कट जाएगा और ये R2 स्क्वायर इस R2 से कट जाएगा. तो अगर मैं सब कुछ खत्म कर दूं, सब कुछ प्रोपोर्शनैलिटी में ले लूं, तो V1 इज प्रोपोर्शनल टू R1, ये प्रोपोर्शनल साइन में यूज कर रहा हूँ. इसी तरह के R सारे जब कांस्टेंट कट जाएंगे तो आपके पास R2 बच जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी में. तो ये रिलेशन है कि V1 is proportional to radius and V2 is proportional to their radius. तो इसकी जब आप रेशियो लेंगे तो सिंपल R1 over R2 आ. तो अगेन लेट मी रिपीट कि जस्ट आपने V is equal to KQ over R फॉर्मूला लगाना है, V is equal to KQ over R, और उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का अब मैं ज़ाहिर से नहीं लिख सकता तो आई एम राइटिंग एज रो, और एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर. तो ये आपका फॉर्मूला है. जब रेशियो लेंगे तो ना तो K की अहमियत रहेगी, ना रो की अहमियत रहेगी, ना पाई की अहमियत रहेगी, बल्कि सिर्फ अहमियत रह जाएगी आपकी R की. सो V is proportional to R, V1 is proportional to R1, V2 is proportional to R2. जब रेशियो लेंगे तो सिंपली डिवाइड होके R1 over R2 आंसर आ जाएगा, which is B. When two charge bodies are connected with no current flows, तो जब इसका क्या मकसद है कि करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा तो मकसद दे हैव द सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, फिर वर्क डन होगा और आपका करंट फ्लो करेगा. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको डिफ्लेक्ट करती है जिसपे चार्ज हो. ओके, जस्ट लेट मी क्लियर अ पॉइंट कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने Q की वैल्यू लिखनी है. ओके, सो यहाँ पे है इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी डोंट नो अबाउट चार्ज, प्रोबेबली नॉट इक्वल होगा, लिहाजा हमें उसकी टर्म में हाँ इत्तेफाक से आंसर सेम आ जाए तो दैट्स गुड. लेकिन इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी से मुराद है कि आपके क्वेश्चन में वो टर्म्स होने चाहिए जो सेम है ताकि जब आप रेशियो लें तो वो कट जाए. मतलब इस Q को Q1 को Q2 से आप नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि उसने हमें नहीं बताया वो सेम है. K को कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है फिक्स है. रो को कर सकते हैं क्योंकि उसने बताया इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है. अब हुआ ये कि उससे एक A निकला, उस A को इक्वल हम रखते हैं रेडियस स्क्वायर के पाई R स्क्वायर के, और वहां से प्रॉब्लम बेसिकली आपकी प्रॉपर्ली सॉल्व होगी. सो जब भी क्वेश्चन में जो टर्म्स दी जाती हैं उसमें लेके जाया जाता है, स्पेशली जब रेशियो लेनी हो, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है. ऐसे नहीं आप किसी को किसी से भी कैंसिल कर सकते. ओके, electric field can reflect only the charged objects, neutrons are neutral, gamma rays are neutral, as well as X-rays are neutral, so it's none of these. Electric potential of Earth is taken to be 0 because Earth is a very good conductor. So it's a typical FSC question. A charge Q is divided into two parts, Q and Q minus Q. यानी हमें इससे नहीं है कि वो क्या है, हमें बस ये पता है कि दो चार्ज है तो हमें पता है F is equal to K, एक हो जाएगा Q, एक हो जाएगा Q minus Q over R square. So simple Coulomb law. The force of the repulsion between them will be maximum. कब maximum होगी force of repulsion? जब आप इसमें solve करेंगे different values के लिए. इसने हमें क्या दिया हुआ है Q/4, तो आप Q/4 अगर इसमें दर्ज करके F is equal to K हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, constant है, R square भी नहीं रखता,
तो हम जस्ट इसे Q इंटू प्रोपोर्शनल साइन लगा लेते हैं। प्रोपोर्शनल से मुराद ये होता है कि कुछ कांस्टेंट है जो आप इग्नोर कर रहे हैं। सो Q माइनस Q/4 और बाहर भी क्या आ जाएगा Q/4। तो Q माइनस Q/4 आ जाएगा 3Q/4, 3Q इंटू 3Q स्क्वायर ओवर 16। अब अगर आप दूसरे के लिए लें Q/2 के लिए, सो इट्स Q/2 into Q minus Q/2 so that will be Q into Q minus Q/2 आ जाएगा आपके पास Q/2, so that will be Q square by 4 और Q is equal to Q लेते हैं तो वो तो वैसे 0 हो जाएगा। so इसमें हमारे पास Q square by 4 जो है वो एक बेहतर आंसर है, यानी मैक्सिमम वैल्यू देने वाला आउट होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। जी बिल्कुल, इट हैपेंस लाहौर में स्पेशली। ओके, the two metallic sphere of radius 3 centimeter and 6 centimeter get equal quantity of charge which has greater surface charge density। तो हमें पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया कि रो किसके बराबर है, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। So what it does show कि रो इज प्रोपोर्शनल टू, जब भी रेशियो आए जस्ट प्रोपोर्शनैलिटी देखें, बाकी सबको इग्नोर करते हैं, 1/r²। सो रेडियस के साथ इसका रिलेशन जो है वो रिवर्स है। तो 3 सेंटीमीटर जो स्फीयर 1 है उसके लिए वो रो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 6, सो इट्स विल बी स्फीयर 1। स्फीयर 1 हैज ग्रेटर डेंसिटी। बाकी आप इसको यूं भी अस्यूम कर लेते हैं कि छोटे एक बॉल पे अगर आप चार्ज देते हैं और एक बड़े बॉल पे चार्ज देते हैं तो कहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। एक छोटा मुल्क है या एक स्मॉलर रूम है, वहां पे ज्यादा लोग हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ रूम लोग हैं, और एक बड़ा कमरा है 6 सेंटीमीटर, कोई भी उसकी डिमेंशन ले सकते हैं, सेम अमाउंट ऑफ वहाँ पे लोग हैं, तो डेंसिटी कहाँ पे होगी, रश कहाँ पे होगा, तो ज़ाहिर वहीं पे ज्यादा होगा जहाँ पे उसकी डिमेंशन कम है। 3 सेंटीमीटर इज इन आवर केस। How does the potential difference change with the effect of dielectric when a battery is kept disconnected from the capacitor? तो यानी अभी कैपेसिटर बन रहा है या कैपेसिटर बन गया और उसको आपने सर्किट में लगा दिया लेकिन बैटरी डिस्कनेक्ट है, तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक से क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। एक सिंपल सा फैक्ट जो हम एफएससी की बुक में पढ़ते हैं। How does the potential difference change with the effect of the dielectric when the battery remains connected from the capacitor? यानी वो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है, मतलब वो पोटेंशियल को मेंटेन कर रही है। तो जब पोटेंशियल मेंटेन है C = Q और V में, तो लिहाजा ये सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल को मेंटेन करना, तो जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से पोटेंशियल पे इफेक्ट हो भी रहा है तो उसको कवर अप करता है, लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीज फ्रॉम 100 to 800 फैराड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन है, मैं इसे ई लिख लेता हूं क्योंकि आई कांट, बल्कि नहीं, आई थिंक आई कांट, नो, ई लिखना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, C मीडियम ओवर C वैक्यूम। C मीडियम क्या है आपके पास 800, C वैक्यूम है आपके पास 100, सो इट विल बी 8 का ऑप्शन नहीं दिया गया, सो इट विल बी नन ऑफ दिस। सो सिंपल एक फॉर्मूला था, इसमें कोई यानी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन अ चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिजाइड्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान जो है उसके दरमियान आपका एनर्जी स्टोर होती है। The dielectric constant of an insulator can be, अब इंसुलेटर के लिए अभी हमने ये निकाला है 8 जो आंसर आया, तो वो किसके लिए है, डाइलेक्ट्रिक के लिए। डाइलेक्ट्रिक जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है इन स्पेशल यानी नॉर्मल केसेस, तो इंसुलेटर के लिए है, तो लिहाजा 8 इत्तेफाक से वो भी यहाँ पे भी 8 है। -1 जारी बात है नहीं होगी और 0 भी नहीं होगा। The work done in carrying a positive charge from one point to another on an equipotential surface। equipotential surface से मुराद है जहाँ पे potential same है, potential same है तो change in potential 0 होगा, तो लिहाजा work done भी 0 होगा। तो equipotential surface पे आप जो मर्जी करते रहे,
by definition of physics there is no work done. The smallest unit of energy, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी. Cylindrical capacitor is also known to be coaxial capacitor, क्योंकि हम उसको axially axis के हिसाब से देख रहे होते हैं. The capacitance of cylindrical capacitor can be increased by, तो इसके लिए अगर आपके पास फॉर्मूला है cylindrical capacitor का, तो that's I could not write all the symbols, so I just assume some 2 pi epsilon naught. Again epsilon naught के लिए मैं E naught लिख रहा हूँ, L over divided by log B over A. तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले में देखेंगे किन किन फैक्टर्स की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ सकती है. तो सबसे पहले तो डायरेक्ट रिलेशन देखें, तो लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो कैपेसिटेंस जो है वो लेंथ के बढ़ने से बढ़ जाएगी. सो लेंथ हैज is greater relation, so increase both the radius and inner cylinder of the outer line, so A could be the answer. इसमें लेंथ को रिड्यूस किया जा रहा है. ओके, तो बाय इत्तेफाक से यानी इन दोनों में से एक फैक्टर को अगर चेंज करेंगे जाए कम होगा, एक से इंक्रीज होगा, तो और ऑप्शन ही नहीं है. सो लिहाजा इंक्रीज बाय बोथ द रेडियस एंड इनर सिलेंडर ऑफ द लेंथ. लेकिन क्योंकि हमारे पास नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी है तो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं. अब यहाँ पे जो A है वो उसके बटे के बटे में है. सो A जो जिसे हम यानी इनर सिलेंडर की लेंथ कहते हैं, तो वो बढ़ने से भी ये बढ़ेगा. सो इस आंसर इज A बाय दिस फॉर्मूला. L बढ़ेगा, C बढ़ेगा, A बढ़ेगा, क्योंकि A रिवर्स है तो लिहाजा उससे भी बढ़ जाएगा, B बटे में इनवर्स. What happens when the same charge is placed on a soap bubble? तो जब आप सेम चार्ज को सोप बबल पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और सब के ऊपर सेम चार्ज होगा, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल. तो रिपल्शन की वजह से जो है वो रेडियस उसका बढ़ जाएगा. एटॉमिक लेवल पे स्मॉल लेवल पे हो रहा होगा, लेकिन दैट विल इंक्रीज. The electric field due to infinitely long straight wire charge at distance r is directly proportional to the simple 1 over r. जो electric field है, it's not for a charge, it's but for a uniformly charged wire. तो wire के लिए उसका relation 1 over r है. The capacity of parallel plate capacitor depends upon metal, no. Thickness, no. Potential applied across the plates, no. कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस जिसे हम कहते हैं वो डिपेंड करती है डायमेंशंस पे. A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r over d एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसमें से कोई भी नहीं है यहाँ पे, सो वी विल से इट्स नन ऑफ दिस. कैपेसिटेंस इन नैनोफैराड ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर विद लेंथ दिस विद रेडियस दिस विल बी. सो इसका फॉर्मूला जो है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए होगा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. R 1 मीटर है, सो इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और 4 पाई की वैल्यू आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1 over 9, यानी जैसे k भी कहते हैं 9 into 10 the power of 9. यानी इसका फॉर्मूला आप यूं भी लिख सकते हैं R over k. तो R1 है तो ये आ जाएगा. अब इसको अगर आप सोल्व करें तो 10 over 9, अगर मैं नीचे से ये एक ऊपर ले जाता हूँ तो that becomes 10 and that also becomes 10. अब 10 divided by 9 is 1.1 और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -10. So it's in farad. अब हम आते हैं यूनिट्स पे. यूनिट्स क्या कह रहा है कि इट शुड बी नैनो फैरड. तो -9 अगर आप करते हैं तो एक इशारिया जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो that will be 0.119 nanofarad. So its answer is B. So this is how simple unit, basically unit trick इसे कह सकते हैं कि ज्यादा थी as compared to formula trick. तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. Okay, 31st. Considering the radius of Earth is 6300 kilometer, वैसे 6400 किलोमीटर हम देख सकते हैं, लेकिन just for the easiness of the calculation here, कोई कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है PPSC में, and I would recommend कि आप यूज किया भी ना करें. तो उसमें आपके पास फॉर्मूला है
C इज इक्वल टू Q ओवर V, और V का फॉर्मूला है KQ ओवर R। इसको अगर आप उसमें दर्ज कर दें, Q से कट जाएगा, तो दैट विल बिकम्स R ओवर K। अब R क्या है 6300 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलोमीटर है, और नीचे आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻৯। तो आपके पास एक 967 9 7 63 700, और ये ऊपर जाके हो जाएगा -6। सो आंसर इज देयर, लेकिन पावर नहीं है, सो इट हैज टू बी नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर मेंशन नहीं है। अदर वे अराउंड इसको 700 माइक्रोफैरड भी कह सकते हैं यहाँ पे, अगर पेपर में आता है तो। ओके 32, a spherical conductor A lies inside a hollow spherical conductor B। दो कंडक्टर्स हैं, एक को अंदर दूसरे में रखा गया, चार्जेस Q1 और Q1 गिवन टू A एंड B रिस्पेक्टिव। तो A पे भी अपीयर होगा क्योंकि वो इनसाइड है, -Q1 अपीयर ऑन इनर सरफेस ऑफ B, तो ये भी होगा ताकि वो Q1 के इफेक्ट को बैलेंस कर सके ओवरऑल न्यूट्रलिटी को, और Q1 प्लस Q2 विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ B। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज इतना है, तो B क्योंकि सबसे ऊपर है तो इतना होना चाहिए। सो ऑल ऑफ द ऑल करेक्ट। वैसे भी अगर आपके पास सारे ऑप्शन नन ऑफ दीज हैं, इट्स नॉट अ बेसिकली थंब रूल, लेकिन क्योंकि आपके पास सारे ऑप्शन नन ऑफ दीज और एक ऑप्शन ऑल ऑफ करेक्ट आ जा रहा है, तो देयर इज समथिंग के वो मेंशन हो रहा है, तो टेक इट सीरियसली दी ऑप्शन, नॉट जिसके हर दफा ठीक होगा लेकिन मैक्सिमम। The torque on a dipole acting on in a uniform field is P sin theta। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अगर करेंगे और उसका कंपोनेंट आ जाएगा, तो आपके पास P sin थीटा आ जाएगा। कपल होता तो वो फिर आपका डबल हो जाना था। A system of two equal and opposite charges Q and minus Q separated by a small distance D has a dipole moment Q, and dipole moment किसके इक्वल होगा QD के। This is a simple definition of dipole moment। बाकी इसमें आपको वो क्वेश्चन भी दे सकता है कि Q की वैल्यू और D की वैल्यू दे के आपसे उसको सॉल्व करवा लें। Okay, let's move to next question. The direction of dipole moment is from -Q to +Q, नेगेटिव से प्लस की तरफ होती है। Capacitor can conduct AC but cannot store AC। तो ये क्वेश्चन हमारी क्लास में से था कि AC कंडक्ट कर सकता है लेकिन स्टोर DC करता है। If the separation between the plates of parallel plate capacitor is increased while the battery is connected, what will be the effect on the energy of the capacitor? तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा आपका कि उससे वो कम हो जाएगी। कैसे, ये देखें, सेपरेशन को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो अगर सेपरेशन बढ़ाई जा रही है तो आप खुद अस्यूम करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके दरमियान एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होगी, स्प्रेड। जितना आप दूर जाएंगे वो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो स्ट्रेंथ कम हो रही है तो उसका मतलब है एनर्जी भी कम हो रही है। तो पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्टापोल, ये मल्टीपल एक्सपेंशन से था, तो ऑक्टापोल के लिए R1/R4 होता है, मोनोपोल के लिए 1/R, डाइपोल के लिए 1/R²। डाइपोल के लिए जो है वो 1/R² है। तो या ये आंसर हो सकता है या ये हो सकता है, R² की जगह R-2 लिखा गया, और उसका जो फॉर्मूला है दैट्स KP cos थीटा ओवर R²। सो ये डाइपोल का फॉर्मूला जो ट्राई करें आपको याद रहे। इनफैक्ट वो एक थीटा 45 के लिए, थीटा 0 डिग्री के लिए इससे आप कुछ से कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं। And the last one, the potential energy of the dipole is lowest when the dipole is aligned with P, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है P डॉट E माइनस P डॉट E, यानी डॉट प्रोडक्ट है, तो इट विल बी, अगर डॉट प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो कोस थीटा। तो अब आपके पास अगर तो एंटी अलाइंड है तो ये हो जाएगा +P जो कि मैक्सिमम है। अगर आप 90 लेते हैं तो वो हो जाएगा 0 जो कि यूजुअली हम यानी मिनिमम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास -P का ऑप्शन है और -5 इज स्मॉलर देन 0। सो 0 डिग्री के लिए आएगा -5P जो कि मिनिमम है, PE जो है वो मैक्सिमम होगा फॉर एंटी अलाइंड, या जिसे आप 180 डिग्री कह सकते हैं, और PE ये 0 होगा और 90 डिग्री।
और नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है, so that will not be minimum. So that's it. Okay, let me repeat couple of questions. Question numbers are 28 and 29. So एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट जो आपकी यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, इसके लिए आप डेरिवेशन में जा सकते हैं। तो जो चार्ज के लिए वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जब आप लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए वो प्रोपोर्शनैलिटी 1/r हो जाती है। आप उसे लेस मोनोपोल के लिहाज से भी देख सकते हैं, उसको अगर एक चार्ज बिगर कंसीडर करें, खैर वो पोटेंशियल है, सो डोंट टेक इन दैट साइड। लेकिन ये कि आपकी वायर के लिए, अब मैं डेरिवेशन में तो इधर नहीं जा सकता, तो वायर को देखें, वायर इसका कम्बिनेशन ऑफ, वायर में काफी सारे चार्जेस हैं और हर चार्ज के लिए 1/r² है, लेकिन जब उसको आप प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो डैट विल बी 1/r फॉर अ होल वायर। आम चार्ज से मुख्तलिफ है कि एक पूरी तार है। 29 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है ए पे एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक मीडिया। यहाँ पे ना तो डाइलेक्ट्रिक मीडिया का जिक्र है, प्लेट्स की डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, उसकी थिकनेस क्या है और उसको किससे बनी हुई है, तो दोनों पे डिपेंड नहीं करता, और पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स पे भी डिपेंड नहीं करता on a basic level. Okay, then we have a question 18. How does the potential difference change with the effect of dielectric when the battery is kept disconnected from the capacitor? यानी आपके पास फॉर्मूला है C is equal to Q/V। जब डाइलेक्ट्रिक मीडिया अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? पोलराइजेशन की वजह से। यानी जो बेसिक एफएससी की बुक्स में जो आप पढ़ते हैं वो ये केस है। इससे जो अगला केस है वो है कि अगर आप बैटरी लगा दें, जो कि डिस्कस उस तरह नहीं हुआ हमारी बुक में, तो क्या होगा, तो वो सेम रहेगा, क्योंकि जो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज कम हो रहा है वो बैटरी उसे कवर कर रही है, उसे फिल कर रही है। बैटरी का काम है चार्ज पोटेंशियल को मेंटेन करना, तो लिहाजा वो रिमेन सेम होगा। ओके, लेट मी करेक्ट, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस नॉट कैपेसिटेंस। मैं आप ये बात जो है वो कैपेसिटेंस के लिहाज से कर रहा हूँ, सो इट विल डिक्रीज। थैंक्स फॉर द करेक्शन।